हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ये हेडिंग पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि हम इस चैप्टर में उस जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे पहली राइटिंग एंड सिटी लाइफ का इमर्जेंस हुआ था, और वो जगह है मेसोपोटामिया। एक्चुअली ये मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कि मेसो का मतलब मिडिल होता है और पोटामस का मतलब रिवर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह है जो दो रिवर्स के बीच में आता है, और वो रिवर्स है द यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस। मेसोपोटामिया आज के समय में रिपब्लिक ऑफ इराक का पार्ट है। ये जगह सिर्फ राइटिंग एंड सिटी लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि प्रोस्पेरिटी, रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के वजह से भी जाना जाता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से और कितने कितने किंगडम्स थे। तो अगर हम साउथ का बात करें तो साउथ में दो अर्बनाइज किंगडम्स थे जिनको सुमेर और अक्काड कहा जाता था। पर 2000 BC के बाद एक बेबीलोन नाम का इम्पॉर्टेंट सिटी का इमर्जेंस होता है जो इतना फेमस हो जाता है कि पूरे साउदर्न रीजन को बेबीलोनिया नाम से पुकारा जाने लगा। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट का बात करें तो उनमें एक किंगडम का एस्टैब्लिश हुआ जिनका नाम था असेरियन। मेसोपोटामिया में समय के साथ साथ कई लैंग्वेज भी आए। तो जो पहला लैंग्वेज था वो था सुमेरियन, पर ये धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया अकाडियन लैंग्वेज से, जो कि लगभग 2400 BC में बोला जाने लगा, और ये लैंग्वेज अलेक्जेंडर के टाइम तक चला। फिर तीसरा लैंग्वेज लगभग 1400 BC में आया जो कि अरामिक नाम का लैंग्वेज था। ये अरामिक नाम का लैंग्वेज हैरब्यू नाम के लैंग्वेज से सिमिलर है जो कि आज भी इराक के कई पार्ट्स में बोले जाते हैं। अब हम समझेंगे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के बारे में, यानी कि खुदाई के बारे में। मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन 8040 में ही स्टार्ट हो गया था, पर उरुक और मारिक के साथ साथ और भी कुछ साइट्स से जहां हजारों सालों तक एक्सकवेशन चलता रहा। हमारे इंडिया में ऐसा कोई साइट्स नहीं है जहां इतना बड़ा एक्सकवेशन चला हो। तो फिर जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा एक्सकवेशन चला है तो बहुत सारे रिसोर्स भी मिले होंगे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बताते होंगे। तो वो सोर्स है बिल्डिंग्स, स्टैच्यू, ऑर्नामेंटल्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंस थे। वाई मेसोपोटामिया इम्पोर्टेंस फॉर यूरोपियंस? तो इसके मेन दो कारण थे। तो जो पहला कारण था वो था द ओल्ड टेस्टामेंट। एक्चुअली ये ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का पहला भाग है। इस ओल्ड टेस्टामेंट का भी एक बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ जेनेसिस। इस बुक में एक ब्रिक से बनी सिटी के बारे में बताया गया है जिस सिटी का नाम है सिमर। पर ये यूरोपियंस को ऐसा लगता है कि ये जो सिमर है मेसोपोटामिया के सुमेर नाम के सिटी से सिमिलर है। तो ये तो हो गया हमारा पहला कारण। तो अब हम लोग जानेंगे दूसरा कारण के बारे में। तो जो दूसरा कारण है वो एक स्टोरी से लिया गया है। ये स्टोरी भी बाइबल का ही है। तो इस स्टोरी के अनुसार धरती पे बहुत पाप पड़ने के कारण भगवान ने डिसाइड किया कि वो फ्लड यानी कि बाढ़ के मदद से इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर फ्लड लाने से पहले उन्होंने एक नेक इंसान को चुना जिसका नाम नोहा था, और उससे कहा कि तुम जिसको बचाना चाहते हो बचा लो। तो नोहा ने सबसे पहले एक बड़ा सा शिप बनाया जिसका नाम आर्क रखा। उसने उस शिप में हर एक स्पीसीज का एक जोड़ा रख लिया। ये सेम स्टोरी मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में भी मिलता है। यही दो मुख्य कारण थे जिससे कि यूरोपियंस ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स को ये लगता था कि मेसोपोटामिया उनके पूर्वजों का लैंड है। मिड 19th सेंचुरी से यूरोपियंस ने नॉन स्टॉप खुदाई भी स्टार्ट कर दिया जिससे कि मेसोपोटामिया के पास्ट के बारे में जान सके। 1873 में तो एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर वाले ने फंड यानी कि पैसा भी ब्रिटिश म्यूजियम वाले को दिया ताकि वो उस टैबलेट को खोज सके जिसमें कि मेसोपोटामिया के फ्लड वाले स्टोरी लिखे हो। पर 1960 तक उनको समझ में आ गया कि ये ओल्ड टेस्टामेंट वाली स्टोरी ट्रू नहीं है, बल्कि ये एक मात्र जरिया है जिससे कि पास्ट में हुए चेंज के बारे में बताता है। इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में समझेंगे जो कि है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मतलब कि हम इस टॉपिक में मेसोपोटामिया के ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे।
मेसोपोटामिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंट एंड लैंड मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसके पहले नॉर्थ ईस्ट भाग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके इस भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, ट्री से कवर माउंटेन्स हैं, साथ ही साथ साफ झरना और जंगली फूल भी पाए जाते हैं और यहाँ पे इनफ रेनफॉल भी हो जाता है जिससे कि क्रॉप उगाने के लिए बहुत उपयुक्त कारण मिल जाता है। यहाँ पे 7000 से लेके 6000 के BC के बीच तक खेती की भी शुरुआत हो गई थी। अगर हम इसके सिर्फ नॉर्थ भाग के बारे में बात करें तो इनमें ऊंची लैंड है जहाँ स्ट्रिप यानी कि घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ मैदान होने के कारण खेती से ज़्यादा पशुपालन करना ज़्यादा आसान है। यहाँ विंटर रेन के बाद यानी कि सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटे छोटे झाड़ियों और घास को खाकर अपना पेट भर लेती हैं। तो अब हम इसके ईस्ट वाले भाग के बारे में बात करेंगे। तो इसके ईस्ट में टिग्रिस रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज पाए जाते हैं जो कि ईरान के पहाड़ियों तक जाने के लिए रूट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे साउथ के बारे में। साउदर्न पार्ट एक रेगिस्तान है। यही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले सिटी एंड राइटिंग लाइफ का इमर्जेंस हुआ था। ये रेगिस्तान सिटी लाइफ को सपोर्ट करने की क्षमता रखता है क्योंकि यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस रिवर्स नॉर्थ माउंटेन से निकलकर अपने साथ उपजाऊ यानी कि फर्टाइल मिट्टी लेकर आती हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती है या फिर इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में उतारा जाता है तब ये अपना फर्टाइल मिट्टी डिपॉजिट कर देती है वहीं पे। यूफ्रेट्स रिवर्स रेगिस्तान में इंटर करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती थी। कभी कभी इन चैनल्स में बाढ़ भी आ जाते थे या फिर लोग अपने खेत की सिंचाई करने के लिए यानी कि इरिगेशन करने के लिए इनके पानी को अपने खेत में मोड़ लिया करते थे। इस पानी से वीट, बार्ले, पी और भी इम्पॉर्टेंट खेती की भी सिंचाई की जाती थी। साउथ मेसोपोटामिया का ही लैंड सबसे प्रोडक्टिव लैंड था एग्रीकल्चर के लिए, जबकि यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल भी नहीं होता था। तो अगर हम ऑल ओवर मेसोपोटामिया को देखें तो हम ये समझेंगे कि मेसोपोटामिया में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि लोग भेड़ बकरियां भी पालते थे जिससे कि भारी मात्रा में मीट, मिल्क, ऊल भी मिल जाते थे। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ से फल भी मिल जाते थे। लेकिन हमें यह सोच के गलती नहीं करनी चाहिए कि सिटी का डेवलपमेंट सिर्फ रूरल प्रॉस्पेरिटी से ही होता है, बल्कि और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सेकेंड टॉपिक को देखेंगे जो कि है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। मतलब कि हम इस टॉपिक में शहरीकरण के इम्पोर्टेंस के बारे में समझने वाले हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं सिटी या टाउन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिटी एंड टाउन्स नॉट जस्ट अ प्लेस विथ अ लार्ज पॉपुलेशन, बल्कि सिटी और टाउन उस जगह को कहते हैं जिसका इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था डेवलप्ड हो। और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ फूड प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि और भी अदर एक्टिविटीज़ शामिल होनी चाहिए जो कि उस टाउन में रहने वाले लोगों के लिए यूज़फुल हो सके। और ये एक्टिविटी है ट्रेड, मैन्युफैक्चर, अलग अलग प्रकार के सर्विसेज। सिटी में लोग आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, बल्कि सिटी और गांव के द्वारा दिए जाने वाले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे उन्हें निर्भर होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर का सील यानी कि मुद्रा बनाने वाले को पत्थर को खुदेरने के लिए टूल्स चाहिए होता है, पर वह खुद वह टूल्स नहीं बना सकता, बल्कि वो ये भी नहीं जानता कि मुद्रा बनाने के लिए अलग अलग पत्थर कहाँ से लाएं। उसकी विशेषता सिर्फ पत्थर के सील बनाने में है, वे ट्रेड करना नहीं जानता। वैसे ही ब्रॉन्ज का टूल्स बनाने वाला भी मेटल्स, टूल्स, टीन्स कहाँ से लाना है वो ये नहीं जानता, उसे दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है। तो हमें ये कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है। सिटी के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिटी मैन्युफैक्चर्स के लिए फ्यूल्स, मेटल्स, वेरियस स्टोन्स, वुड्स आदि चीज़ें अलग अलग जगह से आती हैं जिनके लिए ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। सिटी में अनाज और भी फूड आइटम्स गांव से आते हैं जिनको स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बैठाना पड़ता है। ऑब्वियसली ऐसे सिस्टम में कुछ लोग कमांड यानी कि ऑर्डर देते हैं और कुछ लोग ओबे यानी कि इस ऑर्डर का पालन करते हैं। और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें अक्सर सिटी लाइफ में रिटन रिकॉर्ड का ज़रूरत पड़ती है।
तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखेंगे जो कि है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटी। मतलब कि हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर सिटी में गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स का मूवमेंट कैसे होता था। तो मेसोपोटामिया के पास फूड रिसोर्स तो बहुत थे पर उनके पास मिनरल रिसोर्स की कमी थी। जैसे कि साउथ के मोस्ट ऑफ पार्ट में टूल्स, सील्स, ज्वेलरीज बनाने के लिए स्टोन की कमी थी, बल्कि इराकी खजूर और पोपलर की पेड़ों की लकड़ियों से कार्ट्स यानी कि गाड़ियाँ और कार्ट्स व्हील यानी कि गाड़ियों की पहिया और बोट्स बनाने के लिए भी इनफ नहीं थी। यहाँ तक कि टूल्स, वेसल, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी कोई मेटल का उपलब्धि नहीं था। इसीलिए प्राचीन काल के मेसोपोटामाई लोग टेक्सटाइल, वुड, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, सिल और वेरियस स्टोन तुर्की एंड ईरान और गुल्फ के पार के देशों से मंगाया करते थे, क्योंकि इन देशों के पास मिनरल रिसोर्स तो बहुत थे पर फूड रिसोर्स की कमी थी। पर हम ये भी जानते हैं कि किसी भी दो ग्रुप के बीच में एक्सचेंज करने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर लोग जो फॉरेन एक्सपेंडिशन को संभाले और एक्सचेंज को डायरेक्ट करे यानी कि निर्देशित करे। तो साउथ मेसोपोटामिया में भी कुछ ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत हुआ जो ट्रेड को संभालते थे। पर क्राफ्ट्स, ट्रेड, सर्विस के अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी होता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो सामान ढोने वाले एनिमल या बैलगाड़ी में डालकर ग्रेन और चारकोल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत समय लगता है और एनिमल्स को खिलाने के लिए चारा रखना पड़ता है जिसमें कि बहुत खर्च होते हैं। अगर ऐसा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलता रहा तो सिटी का इकोनॉमिक डेवलप ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेसोपोटामिया के लोग चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चूज़ करते हैं, जो कि है ओवर वाटर यानी कि पानी के थ्रू, क्योंकि अनाज के बोरों से लदी हुई नाव नदी की धारा और हवा के मदद से चलती है, जिसमें कि कोई खर्च नहीं आता। इसीलिए एंशिएंट मेसोपोटामिया में जो कैनल्स और नेचुरल चैनल्स थे वो रूट्स प्रोवाइड करने लगे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉलेस्ट सेटलमेंट। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे जो कि है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। हम सब जानते हैं कि हर सोसाइटी के पास अपना अपना लैंग्वेज होता है और उस लैंग्वेज के हर एक वर्ड और साउंड एक मीनिंग को कन्वे करते हैं। ये लैंग्वेज कुछ नहीं बल्कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मतलब मौखिक, मुंह से बोला जाता है। राइटिंग भी वर्बल कम्युनिकेशन ही है बट इन अ डिफरेंट वे। मतलब हम जिस चीज़ को बोलते हैं उसको विजिबल साइन के तौर पे रिप्रेजेंट करना को ही राइटिंग कहते हैं। तो जो मेसोपोटामिया का पहला टैबलेट था वो 3200 BC में लिखा गया था, जिसमें कि बहुत सारे तस्वीर जैसे साइन और नंबर थे। और उन टैबलेट्स में ऑक्स, फीस, ब्रेड, लॉव्स के लगभग 5000 लिस्ट मिले हैं, जो कि साउथ मेसोपोटामिया के उरुक सिटी के मंदिर में आने जाने वाले चीज़ों की हैं। अगर हम लोग क्लियरली समझे तो मेसोपोटामिया में राइटिंग का तब शुरुआत हुआ जब सोसाइटी को अपने ट्रेड में होने वाले लेन देन का हिसाब रखना पड़ा, क्योंकि सिटी में ट्रेड अलग अलग समय पर होते थे। उस ट्रेड में बहुत सारे अलग अलग लोग भी इन्वॉल्व रहते थे, यहाँ तक कि गुड्स भी अलग अलग प्रकार के थे। इसी वजह से उन्हें टैबलेट्स रखना पड़ा जिनमें कि वह इन सारी चीज़ों का हिसाब रखा करते थे। हम ये तो समझ गए कि मेसोपोटामिया के लोग टैबलेट्स का यूज़ करते थे, पर अब हम ये समझेंगे कि आखिर ये टैबलेट्स बनते कैसे थे और इन पे कैसे और क्या लिखा जाता था। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो मिट्टी के टैबलेट्स पे लिखा करते थे और स्क्राइबर यानी कि लेखक जो लिखने का काम करता था वो चिकनी मिट्टी को गीला करता था और उसको गूंदकर थाप कर एक ऐसा आकार का टैबलेट बनाता था जिसको अपने एक हाथ में आसानी से पकड़ सके। फिर वह सावधानी पूर्वक उसकी सतह को चिकना बना लेते थे और उसके बाद रीड नाम के प्लांट को काटकर उसके एंड में शार्प और नोकीले आकार बनाते थे और उसी नोकीले चीज़ से टैबलेट के चिकनी सतह पर क्यूनिफॉर्म नाम के स्टाइल में लिखा करते थे। बेसिकली ये क्यूनिफॉर्म एक ट्रायंगल टाइप का साइन को कहा जाता है और ये क्यूनिफॉर्म तब तक ही बनाया जा सकता था जब तक कि टैबलेट गीला हो, क्योंकि जब ये टैबलेट धूप में सूख जाता था तो हार्ड और मिट्टी के बर्तनों जैसे मजबूत हो जाता था और जब उन पर लिखे हुए कोई हिसाब का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता था तो उन टैबलेट्स को फेंक दिया जाता था,
क्योंकि जब ऐसी टैबलेट्स एक बार सूख जाती थी तो उन पर कोई नया साइन और अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इसी तरह से हर एक सौदे के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा हो, अलग टैबलेट्स की ज़रूरत होती थी। इसी प्रकार मेसोपोटामिया के साइट पर हमें सैकड़ों टैबलेट्स मिले हैं। लगभग 2600 BC के आसपास लेटर क्यूनिफॉर्म हो गया और लैंग्वेज सुमेरियन थी। अब राइटिंग का इस्तेमाल सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि डिक्शनरी बनाने के लिए, लैंड को लीगल वायलेट करने के लिए, राजाओं के कार्य को नरेट करने के लिए और लोगों के लिए बनाए गए कानून को भी लिखा जाने लगा। आपको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये पढ़ा था कि सुमेरियन मेसोपोटामिया का फर्स्ट एंड पुराना लैंग्वेज था, पर इसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया अकाडियन लैंग्वेज से। अकाडियन लैंग्वेज में क्यूनिफॉर्म राइटिंग लगभग 1st सेंचुरी ईसी तक चला, मतलब कि 2000 से भी ज़्यादा साल तक चला। अब हम अपने अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है लिटरेसी। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनको सैकड़ों साइन याद करना पड़ता था, बल्कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी था। और जो राजा खुद पढ़ लिख सकता था वो ज़रूर चाहता था कि उसकी इस महान उपलब्धि को इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड या लिखवाया जाए। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है द यूजेस ऑफ राइटिंग। सिटी लाइफ, ट्रेड, राइटिंग के बीच के कनेक्शन को उरुक के एक प्राचीन शासक एनमार्क के बारे में लिखे हुए सुमेरियन एपिक में समझाया गया है। मेसोपोटामिया ट्रेडिशन के अनुसार उरुक एक बहुत ही सुंदर शहर था जिसको अक्सर द सिटी कहकर पुकारा जाता था। सुमेर में हुए पहला ट्रेड को एनमार्क से एसोसिएटेड यानी कि जोड़ा गया है। उस एपिक में कहा गया है कि मेसोपोटामिया में कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये ट्रेड क्या होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जब ट्रेड के बारे में मेसोपोटामिया के लोग जानते ही नहीं थे तो आखिर इस चीज़ का स्टार्ट कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं। दरअसल एनमार्क ने अपने शहर के मंदिर को सजाने के लिए लेपिस लजुली और प्रीसियस मेटल मंगवाना चाहते थे। तो इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने एक मैसेंजर यानी कि दूत को भेजा अराटा नाम के शहर के शासक से बात करने के लिए। उस दूत ने राजा के आदेश को ध्यान से सुना और राजा के मंगवाए हुए चीज़ों को लाने के लिए निकल गया। पर इस दूत के पूरे जर्नी को एक पोएम के फॉर्म में बताया गया है। बाय नाइट ही वेंट जस्ट बाय द स्टार, मतलब वह रात में ही तारों के साथ निकल गया। बाय डे ही वुड गो बाय हेवन सन डेवन, और दिन में सूरज के बताए गए रास्तों पर आगे बढ़ता गया। He had to go up into the mountain range and had to come down out of the mountain range. उसे रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करने के लिए कभी ऊपर चढ़ना पड़ता था तो कभी नीचे उतरना पड़ता था। The people of Susa city below the mountain salute him like a mic. और जब वो पहाड़ पे था तो उसने नीचे बसे हुए सूसा नाम के सिटी को चूहे की तरह नमस्कार किया। He crossed 5 mountain range, 6 mountain range and 7 mountain range, मतलब उसने 5, 6 और 7 mountain range को पार किया। पर इतना सफ़र करने के बाद भी मैसेंजर अराता के चीफ को लेपिस लजुली और सिल्वर के लिए नहीं मना पाता है और उसे फिर से इतना लॉन्ग एंड बड़ा जर्नी को स्टार्ट करना पड़ता है। पर उसे इस जर्नी को बार बार करना पड़ता था क्योंकि उरुक के राजा द्वारा दिए गए परमिशन तो कभी कभी धमकियों को अराटा के राजा तक पहुंचाना पड़ता था। इस पूरे भागा दौड़ी के अंत में वो इतना चकरा गया कि उसने पूरे मैसेज को ही मिक्सअप कर दिया। तब राजा एनमार्क ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी का एक टैबलेट बनाया और उस पर अपने वर्ड्स को लिख दिया। उस समय क्ले के ऊपर वर्ड्स लिखने के बारे में कोई नहीं जानता था। तो जब अराटा के रूलर ने इस रिटन टैबलेट को देखा तो पहले एग्जामिन यानी कि जांच किया और टैबलेट पे नज़र गड़ाए रखी क्योंकि उसके लिए ये सब नया था। हालांकि इस स्टोरी को लिटरल ट्रू नहीं माना जा सकता है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के विचारधारा के अनुसार सबसे पहले ट्रेड एंड राइटिंग का शुरुआत राजाओं द्वारा किया गया था। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले सारे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।